गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स या कंडेंस मैटर फिजिक्स में आज का जो टॉपिक है दैट इज ब्रावे लैटिस और लैटिस। टॉपिक का हमने नाम डाला है इंट्रोडक्शन टू ब्रावे लैटिस। देखिए प्यारे बच्चों, इस टॉपिक के बारे में दो तीन बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये जब मैं स्टूडेंट था ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में मुझे समझ में नहीं आया, और ये टॉपिक सॉलिड स्टेट फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप भी अगर इसको पढ़ें तो ध्यान रहे कि इसकी डेफिनेशन को, क्योंकि इसकी डेफिनेशन कई है, तो उनको रटे नहीं, इस टॉपिक को समझने का प्रयास करें। अगर आप इसको समझ के आगे बढ़ेंगे तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। रटने की कोशिश ना करें। एक बात इस टॉपिक के बारे में यह है बच्चों कि इस टॉपिक में बहुत से ऐसे स्पेसिफिक टर्म्स आएंगी जो आपको किसी किताब में उसका नाम कुछ मिलेगा, किसी में उसका नाम कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर इस बात का भी आप ध्यान रखें। हालांकि मैं कोशिश करूँगा उन टर्म्स का नाम लिखूँगा यहाँ पे जो अलग अलग बुक्स में हम अलग अलग देखते हैं। तो पहले बच्चों शुरू करते हैं हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू ब्रावे लैटिस, या आप इसको खाली लैटिस भी कह सकते हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है, क्योंकि कई किताबों में लैटिस अलग जगह दे रखा है और ब्रावे लैटिस अलग जगह दे रखा है। ये एक ही बात है। और ये पूरा का पूरा टॉपिक, जैसे इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है टॉपिक में इसका नाम, तो पहले बच्चों ये पूरा जो टॉपिक है इसमें मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की जितना मुझे समझ में आया ब्रावे लैटिस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स, और फिर उसको हम फिजिक्स में ले चलेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहले बच्चों देखिए डियर स्टूडेंट, अभी पिछले 1.5-2 साल से हमने देखा है कि पूरी दुनिया में एक महामारी फैली हुई है जिसको हम कहते हैं कोरोना। और इससे बचने के लिए हर एक देश ने अपने अपने लेवल पे एक वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया हुआ है। तो मान लो बच्चों कि एक आपके गांव में या आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में या आपके शहर में एक वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो चला हुआ है, और उसके लिए आप लाइन में खड़े हैं। और प्यारे बच्चों, ये तो आपको मालूम है कि जब आप लाइन में खड़े होंगे तो आपके बीच में 6-6 फीट की दूरी होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, यहाँ इस बोर्ड पे मैं आपकी वो लाइन जो है उसको दिखाने की कोशिश करूँगा। अब लाइन में बच्चों मैं आदमी का जो या किसी भी पेशेंट का जो है चित्र तो ड्रॉ कर ना सकता नहीं, मैं उसको एक पॉइंट कंसीडर करूँगा। जैसे बच्चों आपने 11th क्लास में डायनेमिक्स के प्रॉब्लम सोल्व किए होंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे, तो वहाँ एक कंसेप्ट आता था फ्री बॉडी डायग्राम। उस कंसेप्ट में हम क्या करते थे कि एक बॉडी को हम एक पॉइंट के रूप में लिखते थे। हमने मान लिया कि ये बॉडी है एंड दिस बॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज ए पॉइंट। तो थोड़ी देर के लिए मान लो बच्चों कि आप सब जो लाइन में लगे हुए हैं 6-6 फुट की दूरी पे, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवानी है, मैं आपको एक पॉइंट के रूप में लिखता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, आप इस प्रकार से खड़े होंगे। यहाँ पर सबसे पहले लाइन में जो पहला व्यक्ति है वो है, फिर दूसरा है, और ऐसे मैंने हर एक को एक पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखिए पहले बच्चों, इनके बीच की डिस्टेंस सेम है। हाथ से हो सकता है आगे पीछे बन गई, लेकिन आप ये मानिए सेम है। और 6 फुट तो मैं बोर्ड पे बना नहीं सकता, क्योंकि एक पॉइंट यहां बना दिया, 6 फुट पे तो बहुत दूर जाएगा। तो मैंने ये कर लिया कि मैं जो बोर्ड पे बना रहा हूं कि आपका जो 6 फुट है ये मेरा 10 सेंटीमीटर के आसपास होगा, ये इसके बराबर है। यानी ये जो डिस्टेंस है ये सभी में इक्वल है। नाउ डियर स्टूडेंट, अब अपनी इमेजिनेशन का प्रयोग करिए और ये मान लीजिए कि ये जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स की जो एरे मैंने बनाई है, ये कभी खत्म ही नहीं होगी। यानी इस तरफ भी ये पॉइंट इन्फिनिटी तक जाते हैं और इस तरफ भी पॉइंट
इन्फिनिटी तक जाते हैं। और आपने क्या किया, अपनी मर्जी से एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। मान लो आपने ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट की जो दूरी है प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है। अब 10 तो मैंने स्पेसिफिकली लिया था बच्चों, अब इसको मैं जर्नलाइज करता हूं। मैंने कह दिया कि इन पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो है a। तो प्यारे बच्चों इसको हमने कह दिया a, और इस पॉइंट को मैंने अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लिया। तो मैं ये कहूंगा कि इस पॉइंट से और ये पॉइंट a दूरी पर है, इस पॉइंट से ये पॉइंट 2a डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट से ये पॉइंट 3a डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट से ये पॉइंट -a डिस्टेंस पर है, क्योंकि आप इस पॉइंट से लेफ्ट में है तो हम कहेंगे -a डिस्टेंस पर है। अब ये एरे बच्चों इधर भी इंफिनिटी तक जाती है, तो ये पॉइंट -2a डिस्टेंस पर है। यानी इस एरे को जो एक्सटेंड होती है प्यारे बच्चों -इन्फिनिटी से और +इन्फिनिटी तक, इस एरे को मैं मैथमेटिकली ऐसे लिख सकता हूं, R इक्वल्स NA। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों। यहां पर n है एक इंटीजर, इंटीजर आप समझते हैं, इसकी वैल्यू -इन्फिनिटी से और +इन्फिनिटी तक वेरी करती है विद द डिफरेंस ऑफ 1। यानी अगर आप 1.5 कहेंगे तो वो इंटीजर नहीं है। नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, ये जो हमारे नंबर्स हैं इनको हम कहते हैं इंटीजर। वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इट्स 1.25 इज नॉट अलाउड, 1/√2 इज नॉट अलाउड। वो पूरा अंक होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो या जीरो हो। और ए जो है प्यारे बच्चों, ये इनके बीच की डिस्टेंस है। नाउ ये जो एरे है इंफिनिटी से लेकर के -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक, इस एरे को मैथमेटिकली आप ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। इस एक्सप्रेशन को आप, इस इक्वेशन को आप समझ लीजिए, आपको रिलेटिव समझ में आ जाएगा। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? डियर स्टूडेंट, अगर आप यहां पर n की वैल्यू 0 रखते हैं तो आपके पास आएगा R इक्वल्स 0, और ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हैं तो R इक्वल टू आ गया आपका A, यानी कि ये पॉइंट इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि अगर ये 0 है तो दिस इज A, दिस इज 2A, दिस इज 3A, दिस इज 4A। और ऊपर वेक्टर का मैंने निशान लगाया हुआ है क्योंकि इसमें डायरेक्शन है प्यारे बच्चों। अगर आप यहां जाते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा R इक्वल टू -A, और इधर जाते हैं तो R इक्वल टू -2A। देखिए बच्चों, आपने +इन्फिनिटी तक यहां जाना है, -इन्फिनिटी तक यहां जाना है। n की वैल्यू भी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जाती है। तो ये जो एक इक्वेशन आपको दिख रही है, ये एक नहीं है प्यारे बच्चे, इनफाइनाइट इक्वेशंस है। और इस इक्वेशन में जो ये लेफ्ट हैंड साइड में आप R देख रहे हैं, ये R वो वेक्टर है, ध्यान से सुनना, ये R वो वेक्टर है जिसकी टिप इस इनफाइनाइट एरे में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगी। प्यारे बच्चों, n की कोई भी वैल्यू आप अपनी मर्जी से रखो। आपने n की कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी से रखी तो एक वेक्टर आपको मिलेगा, और उस वेक्टर की जो टिप होगी वो एक पॉइंट को प्रदर्शित करेगी, और वो पॉइंट इस लाइन में होगा। आप इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हो कि यहां आप अपनी मर्जी से कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो। ठीक है, आपने मान लो यहां एक पॉइंट सेलेक्ट किया, उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेक्टर यहां मिलेगा। यानी हर वेक्टर के लिए एक पॉइंट है, हर पॉइंट के लिए एक वेक्टर है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज एक्चुअली ए सेट ऑफ इनफाइनाइट वेक्टर।
This is a set of infinite vectors whose tip is representing a point, and in this case whole of this array is represented by the set of these vectors. प्यारे बच्चों, इस पॉइंट की जो लाइन है इसे हम कहते हैं वन डायमेंशनल लैटिस. दिस इज एक्चुअली प्यारे बच्चों वन डायमेंशनल लैटिस. ध्यान रहे कि लैटिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और एक्चुअल में पॉइंट था क्या? पॉइंट एक्चुअल में एक पर्सन था जो अपने को इंजेक्शन लगवाने के लिए आया हुआ था कोरोना की दवाई का. तो हमने उस आदमी को एक पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट किया. पॉइंट से हमने एक एरे बनाई. हमने एज्यूम किया कि वो इन्फिनिटी तक जाएगी, लेफ्ट में भी राइट में भी. उसको हमने मैथमेटिकल उससे एक्सप्रेस कर दिया, एंड दिस इज आवर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एरे. तो प्यारे बच्चों, अब लैटिस की जो डेफिनेशन है वो अब आप इससे भी बता सकते हैं, इससे बता सकते हैं. आप ये भी कह सकते हैं कि लैटिस इज ए सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स. ठीक है, मैंने सेट ऑफ इनफाइनाइट वेक्टर्स बताया था कि लैटिस एक सेट ऑफ इनफाइनाइट वेक्टर्स है जिसकी टिप आपको एक डेफिनेट पॉइंट्स का अरेंजमेंट रिप्रेजेंट करेगी. और प्यारे बच्चों, आप इसको पॉइंट के रूप में भी कह सकते हैं कि इट इज द सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन. और यहां पर बच्चों जो ए है इसका एक नाम है, और इसका नाम है प्यारे बच्चों, हियर ए इज नोन एज परमिटिव लैटिस वेक्टर. इस ए का नाम है परमिटिव लैटिस वेक्टर. कई बार मैंने कहा था ना कि किताबें इसको अलग अलग रूप से लिखेंगी, तो हो सकता है प्यारे बच्चों आपकी किताब में यहां परमिटिव की जगह प्रिंसिपल लिखा हो, तो इसको हम प्रिंसिपल लैटिस वेक्टर भी कह सकते हैं. हो सकता है आपकी किताब में लैटिस की जगह बेसिस वेक्टर लिखा हो सकता है आपकी किताब में लैटिस की जगह ट्रांसलेशनल वेक्टर लिखा हो. ये सब एक ही है प्यारे बच्चों. प्रिंसिपल लैटिस वेक्टर कह दो, प्रिंसिपल बेसिस वेक्टर कह दो, बेसिस वेक्टर कह दो, ट्रांसलेशनल वेक्टर कह दो, सबका मतलब एक ही है. तो आप इस बात से कंफ्यूज मत होना कि कई बच्चे क्या करते हैं, लैटिस की अलग डेफिनेशन देते हैं, ब्रावे लैटिस की अलग डेफिनेशन देते हैं, और कई बच्चे तो इसको ब्रावे बोलते भी नहीं है, ब्रेवियस बोलते हैं. तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना. दिस इज नॉट ब्रेवियस, इट्स ब्रावे लैटिस. ठीक है, अभी हम इस एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं, और इसकी ब्रावे लैटिस की एक जो पहली डेफिनेशन हमारे सामने आई है वो हम यहां पे लिख देते हैं बच्चों. जो हमने अभी बताई है उसको करेक्ट फॉर्म में, क्योंकि बताते समय सारी बातें ध्यान नहीं रहती. तो डियर स्टूडेंट, इसकी पहली जो डेफिनेशन आई है हमारे पास ब्रावे लैटिस की इस एग्जाम्पल से, एंड दिस इज ए set of points defined as integer sums of permittive लैटिस वेक्टर. समझिएगा, ए सेट ऑफ पॉइंट्स, दिस इज नथिंग बट ए सेट ऑफ पॉइंट्स डिफाइंड एज इंटीजर सम ऑफ परमिटिव लैटिस वेक्टर. तो जो हमारा ये परमिटिव लैटिस वेक्टर है इसका इंटीजर सम यानी पहले आप इसको 1 रखिए, फिर 2 रखिए, फिर 3 रखिए, फिर 4 रखिए, एंड जितने भी आप रख सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी तक कोई आपके पास सीमा तो है नहीं, सारे रखिए. तो जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं जो इसकी इंटीग्रल वैल्यू रखने से आएंगे, इंटीग्रल सम से, परमिटिव लैटिस वेक्टर्स. इंटीग्रल सम क्यों कह रहा है, क्योंकि जब हम 2 करेंगे तो दैट इज नथिंग बट a प्लस a. जब हम इसमें 3a रखेंगे तो दैट इज नथिंग बट a प्लस a, और यू कैन से a प्लस 2a है. तो इंटीग्रल सम, उन वेक्टर के सम से जो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे उनको हम कहते हैं प्यारे बच्चों क्या, लैटिस और ब्रावे लैटिस. ठीक है, अब हम इससे अगले एग्जाम्पल में बढ़ते हैं. प्यारे बच्चों,
अब हम थोड़ा सा इसका रूप बदलते हैं। कोरोना वैक्सीन से बाहर आ जाओ, कोरोना जा चुका है, दूसरी तीसरी लहर आनी थी, आ चुकी है, सब मौज में है, सब ठीक है। अब प्यारे बच्चों, मान लीजिए आप अपनी यूनिवर्सिटी में एक कॉन्वोकेशन प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसने एक डिग्री दीक्षांत समारोह आयोजन किया है और वो आपको डिग्री बांटेंगे ग्रेजुएशन की। लेकिन कोरोना है तो उसमें जो कोई भी फंक्शन होता है इस तरह का, तो उसमें कुछ रूल्स है वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो रूल्स के अकॉर्डिंग आपको एक बाहर खुला मैदान है, उसमें आपकी चेयर्स डाली हुई है और उन चेयर्स पे आप बैठे हुए हैं। ठीक है, हर एक बच्चा अपनी डिग्री के साथ उस चेयर पे बैठा हुआ है। तो अब आप ये सोचिए कि चेयर पे कौन है, आप है और आपकी डिग्री है, दो चीज़ मानेंगे हम यहाँ पे, और आप बैठे हुए हैं। तो प्रॉपर डिस्टेंस का भी यहाँ पे फॉलो अप करना पड़ेगा। तो उसमें डिस्टेंस ऐसे फॉलो अप हो रही कि आपके जो साथ वाले जो डिग्री होल्डर है वो आपसे 6 फीट की दूरी पे है, आपके साथ वाला भी 6 फीट की दूरी पे है, आपके सामने वाला 4 फीट की दूरी पे है, क्योंकि आपका और उसका मुंह आमने सामने नहीं है, इसलिए यहाँ 4 फुट की दूरी ठीक है, यहाँ 6 फुट की दूरी है। तो आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। यहाँ बना लेते हैं, यहाँ पर कुछ चेयर्स डली हुई है और प्यारे बच्चों चेयर्स को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पॉइंट से। कंसेप्ट मेरा वही है कि जैसे हमने +1 में किया था कि एक बॉडी को हमने एक पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पर भी मैं हमारे पास आप और आपकी जो डिग्री है उन दोनों को मैं एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करता हूँ। और प्यारे बच्चों ये ध्यान रही, एग्जाम्पल जो है ना, यही एग्जाम्पल मैं आगे भी लूँगा जो आज मैंने लिए हैं, जो हम सॉलिड स्टेट में आगे बढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है हमारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स। और देखो इसमें बस टॉपिक्स का यही हमें खास ध्यान रखना होता है कि हमें ये टॉपिक जो है रटने नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत जब होती है तो शुरुआत से ही समझ में, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं फिर आगे तक फिर बस आप कॉम्प्रोमाइज़ ही करते चलेंगे कि भाई रट लो। जैसे इसमें बहुत सी ऐसी टर्म्स आएंगी, परमिटिव यूनिट सेल है, कन्वेंशनल यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ABC स्ट्रक्चर, ZNCl स्ट्रक्चर, डायमंड स्ट्रक्चर, CSCl स्ट्रक्चर। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा ये काफ़ी वीक रहा है चैप्टर ये, लेकिन इस बार हमें कॉलेज में पढ़ाना है, इस बहाने हम भी पढ़ लेंगे। पहली बार ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, ब्राविलेटिस। एक और बना लेते हैं, सुंदर लग रहा है। तो ये आप देख रहे हैं बच्चों, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, आपके दोस्त और आप डिग्री लेने गए हुए हैं यूनिवर्सिटी में, एंड फॉलोइंग ऑल दी कोविड गाइडलाइंस इश्यूड बाय योर गवर्नमेंट। तो प्यारे बच्चों यहाँ जो डिस्टेंस की मैंने बात कही है, ये डिस्टेंस आपकी एक साथी से दूसरे साथी की 4 फीट है और ये डिस्टेंस आपकी 6 फीट है। ठीक है, हर एक डिग्री होल्डर अपनी डिग्री के साथ बैठा है, जिसको मैंने एक पॉइंट से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अब प्यारे बच्चों मैंने क्या करना है, पहले तो ये अज्यूम करें आप भी और मैं भी कि जो अरेंजमेंट मैंने कुछ पॉइंट्स का बनाया है, ये 6x5 का अरेंजमेंट है। 6 पॉइंट यूं है, 5 पॉइंट यूं है। आप इसको मान लीजिए इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। ठीक है, और इधर भी इन्फिनिटी तक, इधर भी इन्फिनिटी तक, इधर भी इन्फिनिटी तक, इधर भी, सब इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। अब इन्फिनिटी तक फैला हुआ, आप इसमें अपनी मर्जी से एक पॉइंट सेलेक्ट करिए। तो मान लीजिए आपने बच्चों अपनी मर्जी से एक पॉइंट सेलेक्ट किया, तो मैं ये पॉइंट सेलेक्ट कर, ये ठीक है, बीच से मैं पढ़ता, ये पॉइंट सेलेक्ट किया। अब इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है, ये मैंने A1 डिस्टेंस पे मान लिया, A1। या आप इसको वेक्टर भी मान सकते हो, अब तो वेक्टर आपको अच्छे से आते हैं। सो ये इसके बीच में जो आप इसको ओरिजिन मान रहे हैं, तो इस पॉइंट का जो पोजीशन है, दैट पोजीशन इज गिवन बाय दिस वेक्टर A1। अब प्यारे बच्चों एक वेक्टर मैंने ये मान लिया, इस पॉइंट की जो पोजीशन है इट इज गिवन बाय वेक्टर A2, एंड चॉइस ऑफ दिस पॉइंट इज कंप्लीटली आर्बिट्रेरी। आप ये कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, जरूरी नहीं है
आप कोई भी पॉइंट ले सकते थे, ये ले सकते, ये ले सकते, बट अज्यूम या कंसिडर दैट यहाँ पे इन्फाइनाइट पैटर्न है पूरे बोर्ड पे, यानी ये पॉइंट इधर उधर सब जगह फैले हुए हैं। अब प्यारे बच्चों, ये दो वेक्टर जो हमने लिए हैं, ये ऐसे वेक्टर हैं, अगर हम इसको इन दोनों को इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, दोनों को इंडिपेंडेंटली, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेक्टर है, ये ध्यान रहे, इंडिपेंडेंट वेक्टर का मतलब यू कैनॉट एक्सप्रेस दिस एक्सप्रेशन दिस वेक्टर बाय यूजिंग दिस वेक्टर। इस वेक्टर से आप इस पे नहीं आएंगे, इससे आप इस पे नहीं आएंगे, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो दोनों को अगर मैं इंटीजर से मल्टीप्लाई करूं इंडिपेंडेंटली और फिर मैं ऐड करूं, तो मेरे पास एक तीसरा वेक्टर आएगा, और वो तीसरे वेक्टर की जो टिप होगी वो इनमें से कोई ना कोई पॉइंट होगा। समझिएगा ध्यान से, ये परमिटिव लैटिस वेक्टर की भी डेफिनेशन है और ये लैटिस की भी डेफिनेशन है। 2-3 दिन से थोड़ा तबीयत डाउन है। तो देखिए बच्चों, मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों वेक्टर को आपने जोड़ना है। जोड़ने से पहले आपने इनको इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है। तो आपने इन दोनों को इंटीजर से मल्टीप्लाई किया, वो इंटीजर्स इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं। फिर आपको तीसरा वेक्टर मिलेगा और उस तीसरे वेक्टर की जो टिप होगी वो इनमें से किसी पॉइंट पर होगी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लैटिस एंड दिस इज ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ लैटिस वेक्टर। अगर मान लो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया अपनी मर्जी से, एक तीसरा वेक्टर आया और तीसरा वेक्टर का जो टिप है वो पॉइंट पे नहीं है, तो इसका मतलब आपने गलत लैटिस वेक्टर सेलेक्ट कर लिया एंड द सिलेक्शन ऑफ वेक्टर इज नॉट लैटिस वेक्टर, नॉट परमिटिव लैटिस वेक्टर। यानी अगर दोनों का रिजल्टेंट तीसरा वेक्टर देता है, तीसरे वेक्टर की टिप पे पॉइंट है, तो इसका मतलब आपने परमिटिव लैटिस वेक्टर को सिलेक्ट किया है। और अगर दोनों का रिजल्टेंट एक ऐसा वेक्टर देता है जिसकी टिप पे लैटिस पॉइंट नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं है, तो आपने परमिटिव लैटिस वेक्टर सेलेक्ट नहीं किया, आपने कुछ और सिलेक्ट कर लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल या इसको एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं, सारे जो पॉइंट्स आपने बनाए हैं इन्फिनिटी तक, इसको आप मैथमेटिकली लिख सकते हैं। R इज इक्वल टू N1 A1 N2 A2। अब आप प्यारे बच्चों यहां पर अपनी मर्जी से देखो, N1 इक्वल्स 0 N2 इक्वल्स 0, ये पॉइंट आएगा। ठीक है, तो आपके पास R वेक्टर विल रिप्रेजेंट यू दिस पॉइंट से ओरिजिन। हालांकि इसको ओरिजिन कहना नहीं चाहिए, बट रफली थोड़ा समझ में आ जाएगा ओरिजिन। अब अपनी मर्जी से सेलेक्ट करो। ठीक है, जैसे N1 आपने ले लिया प्यारे बच्चों 2, N2 आपने ले लिया 3। देखो N1 इज 2, तो N1 इज 2 का मतलब है R वेक्टर आपके पास क्या आएगा, 2A1 प्लस 3A2। 2A1 ये आ गया भाई, A1 A1 2A1, फिर 3A2। A2 आपको 3 बार लेना है, 1 2, एक लाइन इस पे और आएगी बच्चों। एक तो मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं इसको भी 2 लूं या एक नई लाइन बना लूं। नई लाइन बना देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहले बच्चों A2 अपने 3 बार लेना है, तो 1 2 3 ये आ गया भाई। इसको मैं किस कलर से लूं, ये भी सेलेक्ट कर लिया, येलो सेलेक्ट कर लिया, ये ले लेता हूं। ये प्यारे बच्चे आ गया आपके पास ये वाला। ठीक है, दिस इज 3A2 एंड 2A1, दिस इज A1, दिस इज A1। ठीक है, तो दिस इज 2A1। तो आपके आंसर ये तो 2 वेक्टर है। अरे भाई इनको जोड़ना है, वेक्टर सम, वेक्टर सम। तो वेक्टर सम के लिए आप जानते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कंप्लीट दी पैरेललोग्राम। और आज मेरे पास स्केल भी है, मस्त कलर लेंगे जो दिखे, ये दिखे, ठीक दिखा, पिंक ले लेते हैं। ये हमारा आ गया है वेक्टर। तो प्यारे बच्चों कहने का अर्थ ये है हमारा कि R इक्वल टू 2A1 प्लस 3A2 आपने अपनी मर्जी से लिया है, ये आपने सेलेक्ट किया है, ये आपने सेलेक्ट किया है। तो ये जो वेक्टर आया है, इस वेक्टर की टिप
रिप्रेजेंट कर रही है एक पॉइंट को और वो पॉइंट लैटिस में है। तो इसका मतलब आपने जो A1 A2 का सिलेक्शन किया था वो ठीक किया था, ये दोनों परमिटिव लैटिस वेक्टर हैं। अब आप अपनी मर्जी से यहां कुछ भी सिलेक्ट करते जाइए, जैसे थोड़ा माइनस में लेकर के देख लेते हैं। मैंने N1 ले लिया प्यारे बच्चों माइनस का 2 और N2 ले लिया मैंने माइनस का 1, ठीक है। तो क्या वेक्टर बनेगा आपके पास, R इजिकल टू माइनस का 2 A1 और माइनस का A2। चलो भाई ये A1 है तो माइनस का 2 A1 माइनस A1 माइनस 2 A1, ये बन गया हमारा माइनस 2 A1, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है माइनस A2, ये हो गया हमारा माइनस A2। अब इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट के लिए प्यारे बच्चों क्या करते हैं हम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक बार व्हाइट चौक ले लेता हूं। और आप इस डायग्राम को जब बनाएं तो स्केल से बनाएं, प्रॉपर डिस्टेंस लेकर के। सो प्यारे बच्चों ये हमारा वेक्टर जो व्हाइट मैंने वेक्टर खींचा वो ये है। और प्यारे बच्चों इस वेक्टर की एक टिप आपके एक लैटिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका मतलब A1 A2 आपके परमिटिव लैटिस वेक्टर है। तो लैटिस का अर्थ समझिए, लैटिस का अर्थ वेक्टर की फॉर्म में देखो, ये क्या है, ये एक इक्वेशन नहीं है, ये इनफाइनाइट इक्वेशंस है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में जो R है, तो R क्या है, R इज ए सेट ऑफ इनफाइनाइट वेक्टर्स जिसके टिप इस लैटिस के हर पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। या इस ये जो बिंदु आपको दिख रहे हैं, जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, 2 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, अगर इसका हर पॉइंट, अगर आप इसका जो हर पॉइंट है ये इंटीजर वेक्टर सम है परमिटिव लैटिस वेक्टर का, तो हम इसे कहेंगे ये एक लैटिस है, या इसको आप कह सकते हैं कि एक ब्राविया लैटिस है, ब्रावे लैटिस है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल ब्रावे लैटिस, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर से वही बातें, N1 N2 यहां पे N1 N2 आर इंटीजर्स, और प्यारे बच्चों A1 A2 आपके पास क्या है, परमिटिव लैटिस वेक्टर्स, ये आपके परमिटिव लैटिस वेक्टर है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, जैसे आपने इस R को रिप्रेजेंट किया 2A1 3A2 से, इसको रिप्रेजेंट किया माइनस 2A1 माइनस A2 से। इसका एक और तरीका भी है, बार बार हम A1 A2 ना लिख करके हमें दिमाग में बैठा लेते हैं कि भाई जो पहला जो कोफिशिएंट है वो A1 के लिए है, दूसरा है वो A2 के लिए है। तो आप इस वेक्टर को एक शॉर्ट नोटेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2, 3। इस वेक्टर को आप लिख सकते हैं -2 एंड -1, ये भी इसका एक नोटेशन है। जैसे प्यारे बच्चों आप 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा वेक्टर का, तो वेक्टर में आपने पढ़ा सपोज यू हैव ए वेक्टर A एंड वेक्टर A इज 3i + 2j - k, आपने पढ़ा है ना। फिर जब आप 12th क्लास में हुए आपने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ी, तो आपने कहा कि देयर इज ए पॉइंट गिवन बाय 3 2 -1। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपने पढ़ा कि पॉइंट को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये पॉइंट रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, इनडायरेक्टली यही है, यानी दिस इज ए पॉइंट। कौन सा पॉइंट, ये इस वेक्टर की टिप पे जो है ये वो पॉइंट है। तो अब हम इसको ऐसे नहीं लिख करके, एक्सप्लेन नहीं कर करके, हम इसको 2 3 उसको -2 -1, या आप कह सकते हो कि इस वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं N1 N2 2 डायमेंशनल में, ठीक है प्यारे बच्चों। और इसकी अब एक डेफिनेशन हमारे पास और है, सेकंड डेफिनेशन। मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा, आप अगर इसको नोट करना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड में हट जाता हूं, फिर मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। यही ठीक जगह लगी मेरे को, इसमें ज़्यादा नहीं मिटाना पड़ेगा। अब हम ब्रावे-लैटिस की सेकंड डेफिनेशन लिखते हैं। द सेकंड डेफिनेशन इज
इट इज ए set of vectors such that addition of 2 gives third, और इसको मैं एक अपनी लैंग्वेज में कह सकता हूं क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। ये इसमें लिखना नहीं है आपको, ठीक है, इसको आपने लिखना नहीं है। ये जो लास्ट में जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है समझने के लिए है। ये जब हम छोटे थे ना तो मैथमेटिक्स में एक ऐसे आता था, मैं यहाँ से लिख देता हूँ अलग कलर से ताकि आप कंफ्यूज ना होंगे। देखो ए बिलोंग्स टू, सॉरी ए ऐसे नहीं, ऐसे लिखना पड़ेगा। A belongs to Z, B belongs to Z, then A plus B also belongs to Z। इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं कि A एक इंटीजर है, B भी एक इंटीजर है, तो इन दोनों का सम भी एक इंटीजर होगा। इसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो प्यारे बच्चों यहां पर मैंने कुछ कुछ ऐसा ही कहने की कोशिश की है, हालांकि ये एक स्टैंडर्ड पॉइंट नहीं है, मतलब दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड वे, बट still I would like to actually try to correlate these two things। और ये मैं जो लिख रहा हूं मैं फिर कह रहा हूं कि ये लिखने का नहीं समझने का है, आप समझ लीजिएगा, ऐसा मैं लिख नहीं सकता। तो जैसे मैंने लिया वेक्टर a1, दिस वेक्टर a1 belongs to R and वेक्टर a2 belongs to R and n1 a1 प्लस n2 a2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, मतलब समझिएगा इसका क्या है। ये जो ऊपर लिखा है ना यही इसका मतलब है कि हमारे पास एक वेक्टर है, हमारे पास एक बहुत बड़ा एक वेक्टर का सेट है, यानी हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें इनफाइनाइट वेक्टर है, उसमें एक वेक्टर है a1 और एक वेक्टर है a2। a1 भी R से बिलोंग करता है, a2 भी R से बिलोंग करता है। यदि n1 a1 और n2 a2 भी उस R से बिलोंग करेगा तो हम कहेंगे कि दीज आर रिप्रेजेंटिंग ए लैटिस वेक्टर, कि इन किन्हीं भी दो का जोड़ अगर तीसरा वेक्टर आता है। ये थोड़ा सा मतलब पूरी डेफिनेशन नहीं है अपने आप में, बस मैंने समझाने का प्रयास किया है। और आप, मैंने कहा आप इसको याद भी मत करिए, आप इसको ऐसे समझ लो कि दो वेक्टर हैं या किन्हीं भी दो वेक्टर को, जो हमारा R है, R तो अथाह सागर है क्योंकि इसमें इनफाइनाइट वेक्टर है, इसके किन्हीं भी दो वेक्टर को ले लो, जोड़ दो, जो कुछ भी आएगा आपके पास R में ही मिलेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पिक एनी टू वेक्टर, एड देम, यू गेट द थर्ड वेक्टर। ये तीसरा वेक्टर भी R में है और पहले दो भी R में ही थे। तो ये आपके पास लैटिस, ब्रावी लैटिस की दूसरी डेफिनेशन आ गई। ठीक है, और एक लाइन और बच गई इसमें, वो मैं आपको बता ही देता हूँ, लिखने की जगह नहीं है। और वो ये है प्यारे बच्चों कि जो ये हमने A1 और A2 सेलेक्ट किया था, ये जो हमारा सिलेक्शन है इट इज़ नॉट यूनिक। ये मत सोचिए कि जो हमने ये वेक्टर लैटिस बनाया था, ये पॉइंट्स का जो अरेंजमेंट था, उसके लिए A1 और A2 ही हमारी चॉइस है इस के लिए, मतलब परमिटिव लैटिस वेक्टर के लिए। परमिटिव लैटिस वेक्टर जिसकी टर्म में सारा कुछ आ जाता है। देखो थोड़ी देर के लिए मैं समझाने के लिए ओरिजिन यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, जो फ्री होगा पॉइंट, ये पॉइंट मैंने फ्री लगा, ये ले लेता हूँ। प्यारे बच्चों ये मैंने लिया A1, ठीक है, और ये मैंने ले लिया A2। अब इस A1 A2 में फर्क है, देखो क्या है। एक तो ये इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसके बीच का एंगल 90 नहीं है, डिफरेंट फ्रॉम 90, या आप कह सकते हो 90 से छोटा है। दूसरा जो हमारा ये A2 जो है इस A2 से छोटा है, क्योंकि ये हमारा डिस्टेंस था 6 फीट, ये था हमारा 4 फीट, तो ये है हमारा 6 फीट और ये 6 फीट से भी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ये दोनों भी इस कंडीशन को ओबे करते हैं
यानी अगर आपने n1 n2 अपनी मर्जी से रखा, फिर जो तीसरा वेक्टर आएगा, क्योंकि अब की बार मैंने a1 a2 इस a1 a2 से अलग लिया है, आप क्या करेंगे, इस a1 को अपनी मर्जी से गुणा करेंगे। सपोज आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो प्यारे बच्चों a1 a2 ये हो गया 2, और इसको मल्टीप्लाई किया किससे, 1 से। तो अब जो वेक्टर आपको प्राप्त होगा इन दोनों के जोड़ से, उसकी टिप भी आपको इसके किसी पॉइंट पर मिलेगी। ठीक है, कैसे, देखो, आपने ये लिया, आपने ये लिया, देन अप्लाई पैरेललोग्राम ला। ठीक है, एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ पैरेललोग्राम ला, प्यारे बच्चों इसका पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, तो इसी के पैरेलल यहां खींचेंगे, इसके पैरेलल यहां खींचेंगे, you will get a point. So this vector is actually 2a1 plus a2. तो 2a1 plus a2 जो आया, उस वेक्टर का जो टिप है उस पे हमारा लेटेस्ट पॉइंट मिला। इसका मतलब ये a1 a2 भी एक परमिटिव लैटिस वेक्टर का पेयर है, ये भी आपका बेसिस वेक्टर है, ये भी आपका एक और नाम था इसका क्या, ट्रांसलेशनल वेक्टर का काम करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बात जो लास्ट में मैंने बताई है वो मैं इस रंग से ऊपर लिख रहा हूं, क्या, कि द चॉइस ऑफ परमिटिव लैटिस वेक्टर इज नॉट यूनिक। यानी ये मत सोचना यही दोनों परमिटिव लैटिस वेक्टर है या यही दोनों है, प्यारे बच्चों और भी चॉइस हो सकती है। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि वो इसको फॉलो करे। यानी कि इसको फॉलो करने का मतलब, जब आप उसको पहले परमिटिव लैटिस वेक्टर को मल्टीप्लाई करें n1 से, दूसरे को n2 से, फिर जो इनका वेक्टर सम आए, उस वेक्टर की जो टिप आए, वो टिप इनमें से किसी पॉइंट पर होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, या आप ये समझ लो कि आप इसको यूज करके इसको दोबारा से जनरेट कर सकते हैं क्या। ठीक है, आप इसको उल्टा भी समझ सकते हैं कि ये मैंने आपको दे दिया, आपने n1 n2 की वैल्यू रखते जाओ और जो जो वेक्टर आते जाए उनकी टिप पे एक पॉइंट बनाते जाओ। क्या आपको एक इन्फाइनाइट ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाता है? इफ यस, इट मीन्स यू हैव द पेयर ऑफ परमिटिव लैटिस वेक्टर। तो प्यारे बच्चों, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसको अगले पार्ट में बढ़ाएंगे हम, क्योंकि अभी 3 डायमेंशन उसमें भी नहीं गए हैं। एक दो अभ्यास करेंगे कि कौन कौन से परमिटिव लैटिस वेक्टर होते हैं और कौन कौन से नहीं होते। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।